नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंटर 12th बोर्ड 2021 परीक्षा के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी सेट 1 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल। इंटर 12th बोर्ड 2021 परीक्षा के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी सेट 1। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपका पेपर जो है 100 नंबर का होता है, जिसमें 70 नंबर का आपका पेपर और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। 70 में 35 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें 42 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 35 बनाना होता है। दोस्तों, ये हमारा सेट 1 है जीव विज्ञान बायोलॉजी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? दोस्तों, सवाल है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन, विखंडीकरण, परागण, इन सभी के द्वारा। तो दोस्तों, आपके प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा। ईस्ट प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन के माध्यम से होता है। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? प्रकंद, चूसक, शाखा, चल बीजाणु। दोस्तों, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो चल बीजाणु कायिक प्रवर्धन नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया है शुक्राणु जनन, एक्रोसोम, वीर्य या अंड जनन। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है अंड जनन। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है? मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है? अंडोत्सर्ग, निषेचन, रोपण, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि मादा में मुखीय गर्भ निरोधक अंडोत्सर्ग रोकती है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रीवरी का संबंध किससे है? हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रीवरी का संबंध किससे है? सेक्रोमाइसिस से, प्रोटोजोआ से, टेरिडोफाइट से या मार्सुपियल्स से। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाए, बिक्री का संबंध जो है सेक्रोमाइसिस से है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से, डीएनए से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरेसिल जो है संबंधित है आरएनए से। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एस एल मिलर किससे संबंधित है? एस एल मिलर किससे संबंधित है? दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, जिसमें से एक सही जवाब होगा। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, विकासवाद के उपयोग एवं अनुप्रयोग के सिद्धांत से, नव डार्विनवाद से या नव लेमार्कवाद से। तो एस एल मिलकर संबंधित जो है आपका जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा या संपर्क के द्वारा। दोस्तों, आपको हम बता दें, क्षय रोग जो है संक्रमण मुख्यतः होता है हवा के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल धारण क्षमता इनमें से किसके गुण है?
जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? मृदा का, पौधों का, जल का या जंतुओं का? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जल धारण क्षमता मृदा का गुण है, आपका आंसर होगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया फ्लेमिंग ने, पाश्चर ने, वॉक्समैन ने या लिस्टर ने? तो एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वॉक्समैन ने, वॉक्समैन, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फैल सकता है? यथार्थ, बेरी, नॉट, इनमें से सभी? दोस्तों आपको हम बता दें कि काजू निम्नलिखित में से कैसे फैल सकता है, तो नट के द्वारा फैल सकता है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनक, अलैंगिक जनक, ए और बी दोनों, आंतरिक निषेचन? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो अलैंगिक जनक कहलाता है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से एक लिंगी है? निम्न में से कौन सा एक लिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं? निम्न में से कौन एक लिंगी है आपको बताना है। तो एक लिंगी जो है आपको पपीता है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी? दोस्तों आपको हम बता दें कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो आपको लीची, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 4, 16, 32, 64? आनुवांशिक कूट में कितने आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो होता है 64, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भ्रूण पोष वाले बीजों को कर्ता कहा जाता है? आपका सवाल है, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? आपका सवाल है, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? आपका सवाल है दोस्तों। यहाँ पर देखें मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा आपको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों एपोपर्किक, बहुभ्रूणता, एंडोकार्पिक या एंडोएस्पर्मिक? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एंडोपर्मिक, आपका आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 5, 4, 7 या 3? मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा 7, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मेंडल ने प्रतिपादित किया मेंडल ने प्रतिपादित किया सहलगनता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, थर्मोडायनेमिक्स का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आनुवंशिकता का नियम का पालन किया, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, एमिनो अम्ल का या न्यूक्लियोप्रोटीन का? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि न्यूक्लियोटाइड का है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डीएनए के पैरिमीडियन में क्या पाया जाता है? डीएनए के पैरिमीडियन में क्या पाया जाता है?
थायमिन एवं साइटोसिन, एडेनिन एवं गुआनिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल, थायमिन एवं यूरेसिल। दोस्तों आपको हम बता दें कि डीएनए के पैरामिडिन में थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सहेली क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, सहेली क्या है? गर्भधारण की मुख्य गोली, नॉन एस्टेरॉयल गोली, मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक, दोनों बी और सी। यानी नॉन एस्टेरियल गोली, मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया? अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया? मेंडल, मार्गन, वेटसन या जोहानसन। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें वेटसन, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्रमिक विकास में योगदान है। क्रमिक विकास में योगदान है स्वपरागण का, पर परागण, कायिक प्रवर्धन का या संकरण का। तो क्रमिक विकास में योगदान है पर परागण का। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? पक्षी, बंदर, हिरण या गौंडा। काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है दोस्तों? तो आपको हम बता दें कि ये विख्यात है आपको गौंडा के लिए। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? टाइफाइड, कुष्ठ, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? हमारा सवाल है दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिसके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? एलर्जन, टीका, एंटीबॉडी, एंटीजन। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एंटीबॉडी। आपका आंसर होगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है माइक्रोबॉक्स, जैविक खाद, जैविक कीटाणुनाशक या यीस्ट। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव का समूह होता है दोस्तों जैविक खाद। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक है? कीटनाशक, जैविक खाद, यीस्ट या इनमें से सभी। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जैविक खाद, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? हरा सवाल, यीस्ट, जीवाणु या लाल सवाल। तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत जो है जीवाणु है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दलहली पौधों के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? दलहली पौधे के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, स्टेफाइलोकोक्स या लैक्टोबैसिलस। दलहली पौधों के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि राइजोबियम। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं केवल दूध का, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस पर, या किसी भी तरल को 70 डिग्री से 80 डिग्री पर गर्म कर उसे शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा
पाश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं किसी भी तल को 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री पर गर्म कर उसे शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, अमीबा, टीएम हुई। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो ईस्ट या लैक्टोबैसिलस, अमीबा या टीएम हुई। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? क्लिस्ट्रीडियम या लैक्टोबैसिलस, ए और बी दोनों, या एस्बेस्टोकोकस। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो दोस्तों आपको बता दें लैक्टोबैसिलस आपका आंसर होगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इको आरएल एंजाइम का स्रोत क्या है? बाम हाई, ई कोली, ए और बी दोनों, या हिंद ऑल यानी कि ऑल इसमें से। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा इसमें कि इको आरआई एंजाइम का स्रोत होता है ई कोली। आपका आंसर होगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिकाम्बिनेट डीएनए तकनीकी की खोज किसने की? रिकाम्बिनेट डीएनए तकनीकी की खोज किसने की? हरगोविंद खुराना, जेम्स डी वाटसन, एस कोहन एवं एच बोयस, या सटन या एवरेई। तो रिकाम्बिनेट डीएनए तकनीकी का खोज जो है आपको एस कोहन एच बोयर, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीडा क्या है? टीडा क्या है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। टीडा क्या है? दोस्तों आपको हम बता दें कि टीडा उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ की कमी, इनमें से सभी। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? दोस्तों आपको हम बता दें कि जनसंख्या अधिक होने से आय में भी कमी होता है, जमीन में भी कमी होता है, खनिज पदार्थ की भी कमी होती है। आपका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं उत्पादक। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गिर अप भरे प्रसिद्धक है चिड़ियों के लिए, घड़ियाल के लिए, शेर के लिए, या गंडा के लिए। आपका सवाल है दोस्तों, गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है, गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि शेर के लिए। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, विलुप्त हो रहा है पौधों की सूची, दुर्लभ हो रहा है पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रेड डाटा बुक सम्मिलित होते हैं दुर्लभ हो रहा है पौधे की सूची के लिए। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, लाइकेन सूचक है CO2 प्रदूषण का, SO2 प्रदूषण का, CO प्रदूषण का, जल प्रदूषण का। तो लाइकेन सूचक है SO2 प्रदूषण का। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? 20-30 डेसिबल, या 45 डेसिबल, या 75 डेसिबल, या 90 डेसिबल। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो 20 से 30 डेसिबल आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों हमारा अगला वीडियो होगा आपके लिए इंटर 12th बोर्ड 2021 परीक्षा जीव विज्ञान बायोलॉजी सेट 2 VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप्स 100% तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है इंटर 12th बोर्ड
2021 परीक्षा के लिए जीव विज्ञान, बायोलॉजी सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आप हमारे चैनल पे रसायन, भौतिकी, हिंदी का मॉडल सेट देख सकते हैं जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। थैंक यू दोस्तों और राधे राधे दोस्तों।